Then what is the spectral emissive power? Prince, what is spectral emissive power? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर से ऊपर होगा तो वो मतलब रेडिएशन करने के लिए रेडिएशन एमिट करने के लिए हाँ, तो आगे एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पर यूनिट वेवलेंथ रेंज. Okay, it's called spectral emissive power. और एमिसिविटी और टोटल एमिसिव पावर क्या है? ई लैम्डा कैपिटल ई इंटू डी लैम्डा हो जाएगा. ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा का इंटीग्रेशन. इसका मतलब एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. एब्जॉर्प्टिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर हम किसको कहेंगे? मान लो कितना ये एब्जॉर्ब करेगा. तो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया. जैसे हमारा एमिसिव पावर हुआ कौन सा? एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया. ये हो गया एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया. इसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर. देयर इज ए लॉ कॉल्ड किरचॉफ्स लॉ. किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन. किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन क्या कह रहा है? द मटेरियल that is a good observer is also a good emitter. The material that is good observer is also a good emitter. मतलब हमने एब्जॉर्प्टिव पावर देखे, उससे पहले हमने एमिसिव पावर देखे. मतलब इनका कहना है जो मटेरियल एब्जॉर्ब कर सकता है वो एमिट भी करेगा. एम आई राइट? समझ में आ गया? जो मटेरियल एब्जॉर्ब करेगा बढ़िया, ज्यादा एब्जॉर्ब करता है तो वो ज्यादा एमिट करेगा. मीन्स मोर इज द एब्जॉर्बिव पावर, मोर विल बी द एमिटिंग पावर. एम आई राइट? गुड एब्जर्वर्स आर गुड एमिटर्स. मैं इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरे बात सुनो सब. हमें कोई भी चीज है, मान लो ये ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, ये ब्लू कलर दिखाई दे रहा है. ये ब्लू क्यों दिखाई दे रहा है? पहले इस चीज को समझो. मान लो ये टी शर्ट पहन का ये रेड कलर की है. व्हाई इट इज लुकिंग रेड? इसमें लाइट फॉलो हो रहा है. मान लो एक चीज रेड कलर है, मैं ले लेता हूं. मान लो मेरे पास एक रेड प्लेट है. ये प्लेट है, दैट इज रेड इन कलर. ये
रेड इन कलर। हमें रेड क्यों दिखता है? इसमें व्हाइट लाइट फॉलो करवाओ। ये व्हाइट लाइट हमने दी है, इसमें क्या होगा? रेड ही रिफ्लेक्ट होगा, रेड ही रिफ्लेक्ट होगा। और सपोज ये ग्लास है तो रेड ही ट्रांसमिटेड होगा। और रेस्ट इसमें कितने कलर्स है? 7 कलर्स। रेड को छोड़ के सारे कलर ये ऑब्जर्व कर लेगा और रेड को रिफ्लेक्ट करेगा। रेड रिफ्लेक्टेड है। ये रेड लाइट हमारे आंखों में जाता है और सेंसेशन देता है कि दिस इज रेड। एम आई राइट? और अदर कलर्स आर एब्जॉर्ब्ड। अदर कलर्स आर एब्जॉर्ब्ड। मान लो हमारे पेड़ की पत्ते हैं, पेड़ के पत्ते ग्रीन दिखाई देते हैं। ग्रीन दिखने का मतलब क्या है? मान लो ये हमारा एक लीफ है, ये हमारा एक लीफ है एंड लीफ अपीयर्स ग्रीन। एम आई राइट? ये जो लीफ है, दिस लीफ अपीयर्स ग्रीन इन कलर। तो इसमें ग्रीन क्यों है? इसमें व्हाइट लाइट फॉल हुआ, व्हाइट लाइट फॉल हुआ, इसमें ग्रीन रिफ्लेक्ट हो गया। ग्रीन लाइट को ये एब्जॉर्ब नहीं करता, ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया। और अदर कलर्स आर एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब कर लिया। एम आई राइट? और दूसरे कलर को एब्जॉर्ब कर लिया। दैट्स व्हाई दिस इज लुकिंग रेड एंड दिस इज लुकिंग ग्रीन। एम आई राइट? अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। एक चीज ब्लैक दिखाई दे रहा है, सपोज दिस इज लुकिंग ब्लैक, ये ब्लैक कलर है। ये ब्लैक क्यों दिखाई दे रहा है? इसमें जो भी लाइट फॉल होता है ये सारे का, जैसे हमारा बाल काले हैं, मतलब इसमें जितने भी लाइट फॉल हो रहा है ये सारे एब्जर्व कर रहा है। पी गया, लाइट रिफ्लेक्ट होकर आया ही नहीं, मीन्स ब्लैक कलर हमें दिखने का मतलब उससे कोई लाइट नहीं निकल रहा है। वो लाइट सपोज निकल के हमारे पास आता, ये मत सोचना कि काला लाइट आ रहा है और हमें दिखाई दे रहा है। काला लाइट नहीं होता है, इसमें लाइट है ही नहीं, तो इसलिए ब्लैक दिखाई दे रहा है। इसका मतलब व्हाइट लाइट सपोज मैं इसमें फॉल करवाता हूं, इसमें कोई भी लाइट नहीं होगा, इसमें नो लाइट, मतलब ऑल द कलर्स आर एब्जॉर्ब्ड। ये सारे कलर एब्जॉर्ब कर लेगा। अब चाइना क्ले का देखे हो, चाइना क्ले देखे हो? चाइना क्ले वो जो हमारा कप प्लेट बना हुआ है, मान लो मैं एक चाइना क्ले ले लूं, एक चाइना क्ले ले लिया, ठीक? चाइना क्ले व्हाइट इन कलर, ये व्हाइट है। व्हाइट दिखने का मतलब जितने जो भी लाइट फॉलो हो रहा है वो सारे रिफ्लेक्ट कर रहा है, कुछ भी ऑब्जर्व नहीं कर रहा। तो ये व्हाइट लाइट में फॉल कर रहा हूं, ये सारे के सारे लाइट इसमें रिफ्लेक्ट हो गया, मिक्सिंग होके ये क्या दिखाई दे रहा है? व्हाइट दिखाई दे रहा है, इसलिए व्हाइट दिखता है। हम एक चाइना क्ले लें, चाइना क्ले के ऊपर थोड़ा सा ये काला ले लें। कौन सा काला लोगे? कार्बन का काला ले लो, ठीक? एक ऐसे टिक्का लगाओ, एक प्लेट ले लो, एक काला सा टिक्का लगाओ। अब समझो ये चाइना क्ले का प्लेट है, इसमें काला का टिक्का लगा दिया। ये चाइना क्ले का प्लेट है, व्हाइट प्लेट है, इसमें मैं क्या करा? एक काला सा टिक्का लगा दिया, है ना? तो इसका मतलब क्या है? ये इसका मतलब ये है, ये व्हाइट क्यों दिखाई दे रहा है? इसमें व्हाइट लाइट, हमारा लाइट व्हाइट है, ये फॉलो हो रहा है, इधर से व्हाइट लाइट, सारे के सारे लाइट रिफ्लेक्ट हो गया, इसमें कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। और इसमें व्हाइट लाइट फॉल करता है तो सारे के सारे लाइट को पी जाता है, एब्जॉर्ब कर जाता है, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होता। दैट्स व्हाई इट इज लुकिंग व्हाइट। मीन्स इट डजंट एब्जॉर्ब एनीथिंग, इट एब्जॉर्ब्स एवरीथिंग। ये सारे चीजें
सारे कलर एब्जॉर्ब करता है, ये कोई भी कलर एब्जॉर्ब नहीं करता। वो चाइना क्ले का ऐसे ब्लैक स्पॉट लगाया हुआ है, आप इसको गर्म करो। जैसे आप गर्म करोगे ये इसके कलर चेंज होगा। जैसे ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, ये व्हाइट वाला पर्सन आपको ब्लैक दिखेगा, ब्लैक वाला पर्सन आपको व्हाइट दिखेगा। क्यों? उसका कारण ये है, ये कोई कलर एब्जॉर्व नहीं करता था, गर्म होने के बाद वो कोई कलर एब्जॉर्व करता नहीं, तो एमिट कैसे करेगा? इसलिए कोई भी कलर ये एमिट परफेक्टली तो नहीं है, क्योंकि ना परफेक्टली व्हाइट कोई भी होता है। तो ये कोई भी कलर एब्जॉर्व नहीं करता, तो कोई कलर एमिट नहीं करेगा, तो आपको क्या दिखेगा? एमिट ही नहीं कर रहा तो ब्लैक दिखेगा। ये सारे कलर एब्जॉर्व कर रहा था, बट जब गर्म हो गया सारे कलर एमिट करने लगेगा, दिस विल अपीयर व्हाइट। जो पोर्शन ब्लैक होगा वही पोर्शन व्हाइट हो जाएगा गर्म होते ही। क्यों? इट वॉज एबल टू एब्जॉर्ब ऑल द कलर्स एंड व्हेन नीडेड, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, इट इज कैपेबल ऑफ एमिटिंग ऑल द कलर्स। ये सारे कलर एमिट करेगा। आया समझ में? है? अच्छा, हमारे पास जो व्हाइट लाइट है उसमें से रेड को मिसिंग कर दो, रेड लाइट उठा दो, ये व्हाइट लाइट का, और जो रेस्ट लाइट रह गया ये थोड़ी सी ग्रीनिश दिखती है। और व्हाइट लाइट में से ग्रीन को निकाल दो, ये थोड़ी सी रेडिश दिखती है। अब मैं एक काम करता हूं, एक रेड ग्लास ले लूं। रेड ग्लास क्यों दिखाई दे रहा है? रेड को रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब रेड एब्जॉर्ब नहीं करता और सारे एब्जॉर्व कर लिया, मतलब इट एब्जॉर्ब्स ऑल द कलर्स एक्सेप्ट रेड। जब गर्म हो जाएगा इट विल एमिट ऑल द कलर्स एक्सेप्ट रेड। एम आई राइट? तो गर्म करेंगे तो ये ग्रीन दिखेगा। इफ ए रेड ग्लास इज हीटेड इट विल अपीयर ग्रीन। अब ऐसे है कि ग्रीन ग्लास सपोज लेता हूं और उसको गर्म करता हूं, इट विल, ये सारे कलर एब्जॉर्व कर लेता है ग्रीन को छोड़ के। गर्म होगा तो सारे कलर देगा ग्रीन को छोड़ के, ग्रीन को छोड़ के सारे कलर रेडिश दिखता है, इट विल अपीयर रेडिश। समझ में आ गया? मीन्स सीधी सी बात है, कोई भी मटेरियल, या कोई भी मटेरियल तो क्या सरफेस, कोई भी भाई एब्जॉर्प्शन और एमिशन इज ए सरफेस फेनोमेना, ना कि मटेरियल फेनोमेना, सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी सरफेस जो कलर एब्जॉर्व करेगा वही कलर ये एमिट करेगा। जो कलर एब्जॉर्व नहीं करता, गर्म होने के बाद वो कलर एमिट नहीं करेगा। समझ में आ गया? मीन्स गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स ना लिख के हम ये भी लिख सकते हैं, द मटेरियल दैट कैन एब्जॉर्ब ए पर्टिकुलर रेडिएशन कैन ऑल्सो एमिट दैट रेडिएशन व्हेन हीटेड। समझ में आ गया? मीन्स मैं ये कह सकता हूं द सरफेस, मटेरियल ना लिख के मैं सरफेस लिखूंगा, द सरफेस that can absorb a particular radiation can also emit that particular radiation when heated means when time comes पर्टिकुलर टेम्परेचर आया तब जाके ये देगा। समझ में आ गया? एक बार क्लिप लो। आप लेट क्यों है भाई? कल खाने में क्यों, क्या खाता है? चिकन खाता है क्या सुबह सुबह? और क्या खाता है सेंटर? मम्मी इडली नहीं बनाती है क्या? इडली नहीं बनाती है क्या? बना के खाएगा, किचन देखा नहीं होगा। उसकी मम्मी बढ़िया खाना बनाती है। अच्छा, उसकी मम्मी बढ़िया खाना बनाती। क्यों तेरे को क्यों बनाना आ गया फ्राइड राइस? हाँ मैं समझ गया, जिसका खाने का ज्यादा शौक है ना वो बनाना सीखता है। मेरे को लगभग खाना बनाना आता है।
क्योंकि मैं खाने का शौकीन था। अच्छा, और मेरे बेटे को भी ऐसे ही बड़ा उल्टा पुल्टा खाने का शौक है, उल्टा पुल्टा खाना बनाता। ओके, डन इट। तो जो रिफ्लेक्ट कर देगा, एक गुड रिफ्लेक्टर, मान लो मैं एक सिल्वर सरफेस ले लूं। सिल्वर सरफेस किसको कहते हैं? जिसमें लाइट फॉल होते ही सारे लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए, है ना, मिरर टाइप का हो जाए। उसको गर्म करेंगे तो ये बिल्कुल काला हो जाएगा। क्यों? ये तो सारे लाइट रिफ्लेक्ट कर देता है, सारे लाइट रिफ्लेक्ट कर देता है। तो गर्म होगा तो एब्जॉर्ब तो कुछ भी नहीं करता, इसका मतलब ये एमिट भी कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है। अब ये किरचॉफ्स लॉ यूज करके हम थर्मोफ्लास्क बनाते हैं। थर्मोफ्लास्क के कितने बच्चे खोल के देखे हो? स्टील वाला नहीं, स्टील वाला तो एम्बेडेड करा हुआ है। वो प्लास्टिक वाला नहीं होता, आता है सेलो का, उसका और किसी का आता है, और किसका आता है? मिल्टन का। ये तो स्टील वाला, देखिए, हाँ, नहीं तो स्टील वाला है, वो अंदर स्टील है। इसके अंदर जो ग्लास होता है, एक ग्लास होता है, हाँ, ये उसके अंदर ग्लास है। ग्लास वाला देते नहीं है बच्चे, तोड़ तोड़ देंगे, वो थोड़ा सा सेंसिटिव है ना। हाँ, देखो देखो थर्मोफ्लास्क, देखो किरचॉफ्स लॉ यूज करके हम थर्मोफ्लास्क का देखेंगे कैसे वर्क करता है। थर्मोफ्लास्क, थर्मोफ्लास्क जब खोलोगे आप, है, घर पे जाके देख लेना, होगी तो प्लास्टिक वाला, अंदर से एक ग्लास का होगा। वो ज्यादा, मतलब क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा बेटर है। वो क्या है, एक ग्लास का चैम्बर ऐसे होगा, ऐसे एक ग्लास का चैम्बर होगा। ये ग्लास का बना होगा, और ये ग्लास में आप देखना, इधर इस पॉइंट पे एक इस टाइप का निकला हुआ होता है। इसका कारण क्या है? ये ग्लास का चैम्बर है, ये खाली प्लेस है। ये खाली प्लेस में से हवा को प्रेशर करके बाहर निकाल के यहाँ पे सील कर देते हैं। ठीक, इसका मतलब यहाँ पे एयर का प्रेशर कम है, बहुत कम है। ठीक है। अच्छा, दूसरी, ये वाली सरफेस आपका सिल्वर है, जैसे मिरर होता है ना, ऐसे मिरर जैसे चमकेगा, ये मिरर जैसे चमकता है, ये सिल्वर करा हुआ है, चमकेगा एकदम से, बिल्कुल। आप मतलब ये टूट जाए तो इसका टुकड़े में आपको शकल भी दिखाई देगा। तो ये मिरर सरफेस है। ये ऐसे मिरर सरफेस है। ठीक है, मिरर करा हुआ है, इधर भी मिरर करा हुआ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अंदर वाला मिरर करा हुआ है। ठीक है, ये ऐसे मिरर करा हुआ है। ऐसे मिरर करा हुआ है, और इसको क्या करते हैं, फिर तो कुछ इंसुलेशन देके इसको ऐसे डब्बे में रख रखे हैं। ऐसा, ये प्लास्टिक का डब्बा हो गया, और उसके ऊपर ऐसे ढक्कन रख देते हैं कवर, यहाँ पे आके रुक जाएगा। उसके अंदर मान लो गर्म चाय रखो या ठंडा पानी रखो, आपका इच्छा। इसमें से जो रेडिएशन जाएगा ये बाहर नहीं जाएगा, क्या होगा? गुड रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्टर होके क्या हुआ? उसके अंदर ट्रैप हो गया, जो भी रेडिएशन जाएगा। बाहर से जो भी रेडिएशन एंटर करेगा वो अंदर नहीं जाएगा, वो भी बाहर वापस आ गया। सो इसीलिए ना बाहर की एनर्जी अंदर जाता है, ना अंदर की एनर्जी बाहर आता है।
तो कंडक्शन की वजह से कुछ जा सकता है, बट एयर निकाल दिए तो कंडक्शन भी कम हो जाता है। इनकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम है। किसकी? ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल थर्मल था, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम है। हमारा जैकेट में थर्मल कंडक्टिविटी कम है, इसलिए हीट ट्रैवल करके बाहर नहीं आ पाता। आता तो होगा, थर्मल कंडक्शन की वजह से जितना जाएगा चला जाएगा और बहुत कम जाता है, बट ये ऐसे रेडिएशन इसके अंदर एंटर करने नहीं देता। सो दैट्स व्हाई इसकी टेम्परेचर ज्यादा देर तक मेंटेन रहता है। समझ में आ गया? दिस इज हाउ द थर्मोफ्लास्क इज कंस्ट्रक्टेड। एम आई राइट? जो स्टील वाले हैं, इनकी एफिशिएंसी की कंपैरिजन में स्टील वाले की एफिशिएंसी कम है, क्योंकि उनकी थर्मल कंडक्शन बेटर है, तो कुछ ना कुछ साइड में से चले जाते हैं। एयर तो यहाँ पे रखे हुए हैं, सिल्वरी करा तो हुआ है, बट फिर भी इतना बढ़िया नहीं होगा जितना बढ़िया ये वाला होगा। बट ये टूट जाता है, ब्रेकेबल है ना, लाइफ इसकी कम होती है। अब नकली डुप्लीकेट लगवा लो, ये वाला टूट गया। हमारा एक बार सेलो का था, जो बेटा छोटा था, यू कैन नॉट बिलीव कि जब हम जाते हैं स्लीपर क्लास में जाते थे, एक बड़ा सा थर्मोफ्लास्क था, उसमें क्या करता था मैं, दूध को पहले फ्रीजर में रख के फ्रीज कर दिया, ठीक, बर्फ कर दिया। अब बर्फ को उसके अंदर डाल दिया, वो बर्फ दूध वाला। ट्रेन में 30 घंटा लगता है, मैं जाके लास्ट में वो बर्फ फेंकता हूँ उतर के। समझ में आ गया? इसका मतलब इतने दिन तक 30-40 घंटा भी 30-35 घंटा रह जाता था। लेकिन एक बार ये टूट गया और एक मतलब रिपेयर करे लाए, वो नहीं रखता, मोटा सा है, इसके अंदर एयर गैप होगा नहीं, सिल्वरिंग प्रॉपर हो नहीं हो रहा होगा, क्या पता। Am I right? समझ में आ गया? तो दिस इज हाउ द थर्मोफ्लास्क वर्क्स। समझ में आया? यस सर। एक बार क्लिप ले ले थर्मोफ्लास्क का। स्टीफेंस लॉ, स्टीफेंस लॉ, कई बार इस लॉ को हम ये कहते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ये क्या कहता है? ईच एंड एवरी बॉडी चलो ईच, अच्छा स्टीफेंस लॉ, एक मिनट लिख दिए क्या? रफ में तो लिखे ना, थोड़ा सा एक टॉपिक और कर देते हैं। ब्लैक बॉडी, जैसे मेरे जैसे काला हो, ठीक, ब्लैक बॉडी रेडिएशन करेगा। ब्लैक बॉडी क्या है? आई टोल्ड यू ए गुड ऑब्जर्वर इज ए गुड एमिटर। यस सर। ब्लैक जो होता है वो बढ़िया एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब गर्म होता है तो ये सारे के सारे रेडिएशन बाहर देता है। जैसे मैं बाल की बात किया, ब्लैक बॉडी मीन्स द बॉडी, the body that absorbs all types of radiations, the body that absorbs all types of radiations and emits all types of radiations when needed मतलब जब गर्म हो जाएगा। A perfectly black body can absorb all type of radiations and can emit all type of perfect black body। हम जो बाल देख रहे हैं इसमें भी चमक है, देखो चमक है ना,
तो ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है। परफेक्टली ब्लैक बॉडी तो कोई भी नहीं है, कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन तो होता ही है, कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन तो होता ही है। बट परफेक्टली ब्लैक बॉडी, हमने ब्लैक होल सुने ना, ब्लैक होल में कोई भी रेडिएशन होगा एंटर कर जाएगा, है मैं राइट? बहुत ज्यादा हाई ग्रेविटी होता है, तो इसलिए परफेक्टली ब्लैक, ये सॉरी, उसको कहते हैं ये ब्लैक होल्स, है मैं राइट? सब सारे रेडिएशन एंटर कर जाएगा, सारे मटेरियल एंटर कर जाएगा उसके अंदर, वो ब्लैक होल कहते हैं। ब्लैक ये टोटल जो भी आए उसको, मतलब इसमें, और ब्लैक बॉडी हम किस क्या कहेंगे, जो भी रेडिएशन आए सारे एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब परफेक्टली ब्लैक बॉडी ऐसे नहीं है। लैंप ब्लैक, लैंप ब्लैक, लैंप ब्लैक क्या है पता है? जब वो लैंप जल रहा हो, कैंडल जल रहा हो, उसके साइड में कई बार दिया जलाते हैं, ये घर में तो दिया जलाते ही हैं नवरात्र फवरात्र में। आपने देखा होगा दिया के साइड में एक बोर्ड सा डेवलप हो जाता है, सूट, धुआं डिपॉजिट हो होके, है ना? वो सूट जो डेवलप होता है, या एक काम करना, आप एक पत्ता ले लेना पेड़ का, उसमें थोड़ी सी घी लगा लेना, पतला सा एकदम माइनर सा ऐसे घी लगा लेना, कोई दिया जल रहा हो, धुआं हो रहा हो, उसके ऊपर ऐसे दिखाना, कुछ देर के बाद यहाँ पे एकदम हल्का सा डिपोजिशन आ जाएगा, है ना? इतनी मोटी, ये जो डिपोजिट बहुत हल्का होता है, ये प्योरली कार्बन, एम आई राइट? ये जो डिपोजिशन है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी, दैट इज कॉल्ड ए लैंप ब्लैक। लैंप ब्लैक is can absorb 97% of radiations. So it is a approximate perfectly black body। समझ में आया? 97% तक रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है? नहीं होना चाहिए, 97% तक करता है। अब हम एक ब्लैक बॉडी बनाना चाहते हैं तो फिर कैसे बनाएंगे? देयर इज ए, क्या कह रहे हो? है नहीं, परफेक्टली ब्लैक बॉडी सपोज बनाना चाहे, दैट इज कॉल्ड फेरीज ब्लैक बॉडी। फेरीज ब्लैक बॉडी, फेरीज ब्लैक बॉडी कैसे होता है? ये एक चेंबर होता है, स्फेरिकल चेंबर होगा, एक स्फेरिकल चेंबर होगा, ठीक? इस स्फेरिकल चेंबर में एक हम होल करेंगे, और ये चेंबर, ये जो होल है, होल के जस्ट फ्रंट में हमें क्या करना है, एक प्रोजेक्शन निकालनी है ऐसे, और ये जो सरफेस है इसको कोट कर दो, कोटेड विथ लैंप ब्लैक। अंदर वाला सरफेस जो है इसको लैंप ब्लैक में कोटिंग कर दे। कोटेड विथ लैंप ब्लैक। आप ये देखो, इसके अंदर मैं रेडिएशन फॉल करवाता हूं, लाइट फॉल करवाया, ये वापस तो रिफ्लेक्ट होकर आ नहीं सकता, है ना? अब इसमें 97% एब्जॉर्ब हो गया, कितने परसेंट बच गया? 3% रिफ्लेक्ट हो गया। इस 3% का 97% एब्जॉर्ब हो गया, फिर 3% रिफ्लेक्ट हो गया, फिर 97% एब्जॉर्ब हो गया, फिर 3% रिफ्लेक्ट हो गया। उनमें से 97% कौन सा एब्जॉर्ब हो गया, उसके फिर 3% रिफ्लेक्ट हो गया। तो इस टाइप का मल्टीपल रिफ्लेक्शन करते करते ये अंदर खत्म हो जाता है, डेड हो जाता है।
भाई 97% का 3%, 3% का फिर 97% गायब हो गया, जितना बचेगा। समझ में आया नहीं आया? फिर थ्री जितना बचा उसकी 97% एब्जॉर्ब हो गया। एक मिनट, अब ये करते करते ये रेडिएशन खत्म हो गया। समझ में आ रहा है? इसका मतलब जो भी लाइट ऐसे होल के अंदर एंटर करता है वो वापस नहीं आता। जब गर्म होगा तो ये कौन एब्जर्व किया? ये वाला एब्जर्व किया, ये होल एब्जर्व किया? होल, ये होल ही एब्जर्व किया। तो ये छेद जो है उसके अंदर, मैं ये छेद के थ्रू देखूंगा ना, कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि लाइट तो आएगा ही नहीं, देखोगे कैसे? तो दिस होल इज द परफेक्टली ब्लैक बॉडी। समझ में आया? ना कि ये बॉडी, ये आपका दिस होल, दी होल एक्ट एज ए होल, ये छेद जो है एक्ट्स एज परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ये फेरी ने डिजाइन किया था तो इसीलिए ये फेरीज ब्लैक बॉडी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तू ऐसे गाल में हाथ दे के क्या चिंता में बैठता है? जैसे बंगाली बैठते हैं बंगाली कविता लिखने के लिए, ये ऐसे क्यों बैठ जाता है? बंगाल के जो पोएट्स होते हैं ना वो ऐसे बैठते हैं, अमृत सेन वो ऐसे बैठते हैं, देखा? फिजिक्स की क्लास में तो कविता थोड़ी ना लिखेगा। करो क्लिप ले, एक्टिवली बैठो, तेरा माइंड और कहीं चला जाता है। जो कभी सारा सुना है ले। देखो, कविता लिखना वो करना वो पैसिव जॉब है, एक्टिव जॉब नहीं है। रियलिटी से हटके, मतलब पत्थर गिर रहा है, कहेंगे कितना सुंदर पत्थर गिर रहा है, जैसे कि आसमान से आसमान से मतलब इंद्रराज खुद आ रहे हैं। कल्पना, कल्पना की दुनिया, मेरे कहने का मतलब है, मैं लिटरेचर को कमेंट नहीं कर रहा हूं, दिस इज एन आर्ट, बट वो कल्पना है। बट ये साइंस जो है कल्पना की बात नहीं है, ये बिल्कुल रियलिटी है। तो देयर द सब्जेक्ट्स आर माइल्स अपार्ट। मिटाऊं? देन स्टीफेंस लॉ। स्टीफेंस लॉ, स्टीफेंस लॉ का दूसरा नाम है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन एंड बोल्ट्जमैन ये दोनों इस लॉ पे वर्क किए थे। उनका कहना है एवरीबॉडी above 0 केल्विन कैन एमिट थर्मल रेडिएशन। इसका मतलब क्या है? एब्सोल्यूट जीरो से ऊपर जिसकी भी टेम्परेचर है ये रेडिएट करता ही करता है। तो मत सोचना कि बर्फ रेडिएशन नहीं करता, वो भी हीट रेडिएशन बाहर करता है। ठीक है, बर्फ की टेम्परेचर 0 डिग्री मतलब 273 केल्विन। उनका कहना है ईच एंड एवरीबॉडी, ईच एंड एवरीबॉडी above 0 Kelvin can emit radiation, can emit radiation. The energy radiated per unit time, per unit time, per unit time, per unit area, per unit area
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्ट मतलब एमिसिव पावर, सीधी सी बात है, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, क्या हो गया, एमिसिव पावर। द एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली proportional to the fourth power of absolute temperature of the body। समझ में आ गया? तो उनका कहना है dq by dt, एनर्जी रेडिएटेड, ये एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम per unit area is directly proportional to fourth power of absolute temperature of the body. It doesn't depend on the temperature of atmosphere. एटमॉस्फेयर का कुछ भी टेम्परेचर हो, ये इतना रेडिएशन करेगा ही करेगा। Am I right? समझ में आया नहीं आया? मान लो हमारे पास आइस है, उसका टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कितना होगा, 273 केल्विन। तो ये 273 टू द पावर 4 के हिसाब से हीट बाहर फेंक रहा है, हीट बाहर फेंक रहा है। एम आई राइट? ठीक है, हमें गर्म नहीं लगता वो अलग बात है, वो देयर इज, बेटा तू चंचल हो रहा है, पिटेगा। ये रेडिएट करता है। तो इससे हम एक काम करते हैं, dq बाई dt पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू सिग्मा t टू द पावर 4। इट इज कॉल्ड फॉर ए perfectly black body, and this sigma is called Stefan कांस्टेंट, और कई बार हम कह देते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। देखना स्टीफन कांस्टेंट का वैल्यू कितना है। कितना है, 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8। यूनिट कितना होना चाहिए, जूल पर सेकेंड, मतलब वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन टू द पावर 4। ओके, समझ में आ गया? ठीक है, ये रिजल्ट मेरे को याद था, हैं, टू द पावर 4 वाट नहीं हो गया, जूल पर सेकेंड वाट ही तो है भाई, जूल पर सेकेंड वाट तो है। ये हो गया स्टीफन कांस्टेंट, राइट? ठीक है, बस हो गया, आ गया रिजल्ट। गलत होता तो मैं अपना बता देता, थोड़ी सी मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि मेरे मिस्टेक की वजह से तुम्हारा लंबा मिस्टेक, मेरा मिस्टेक तो आज कुछ में कल कुछ हो जाऊंगा, बट एक बार मैं मिस्टेक कर दिया, वो मिस्टेक तुम्हारे पास चला जाएगा। समझ में आ रहा ना? मैं नहीं चाहता हूं कि मैं किसी भी हालत, किसी भी कंडीशन में मैं गलत डाटा बताऊं, इसलिए मैं देखने के लिए कहा। समझ में आ गया? बच्चों के पास गलत इंफॉर्मेशन जाना नहीं चाहिए, ठीक? मेरे को क्या पता, तुम ये तो पक्का है तुम किताब विताब पढ़ते तो हो नहीं, हाँ पढ़ते हैं, पढ़ाकू नहीं हो तुम। अच्छा, ये स्टीफन कांस्टेंट। सपोज ये ब्लैक बॉडी नहीं है, तो सारे रेडिएशन ना एब्जॉर्ब करेगा, ना सारे रेडिएशन एमिट करेगा, तो इतना एमिट कर ही नहीं सकता, ब्लैक बॉडी नहीं है तो कम एमिट करेगा। तो इसलिए dq बाई dt पर यूनिट एरिया
is equal to epsilon sigma t to the power 4. It is called surface constant, surface coefficient, एप्सिलॉन। इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन। ये जरूरी नहीं है, कुछ भी लगा दो, के लगा दो, दैट डजंट मैटर। सरफेस कोएफिशिएंट, एंड दिस एप्सिलॉन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 0, लेस देन एप्सिलॉन लेस देन इक्वल टू 1। एम आई राइट? ये 1 तब होगा जब ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी होगा। इट इज जस्ट ए फ्रैक्शन। एम आई राइट? मतलब कोई भी बॉडी ब्लैक बॉडी जैसे रेडिएशन नहीं दे सकता, तो उससे कम देना है। तो ये सरफेस कोएफिशिएंट आ गया। हाँ, आइडियली बात करें, इफ इट इज ए ब्लैक होल या ब्लैक बॉडी, देन इट विल बी इक्वल टू 1, विल बी एबल टू एमिट ऑल टाइप ऑफ रेडिएशंस। अब एनर्जी, टोटल एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया कितना देगा, उसके टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। कौन सा वेवलेंथ कितना देगा, वो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर के ऊपर डिपेंड करेगा। ई लैम्बडा, स्मॉल ई लैम्बडा के ऊपर डिपेंड करेगा। समझ में आ गया? ये हो गया स्टीफेंस लॉ। कोई भी बॉडी हो, ये रेडिएशन किसके हिसाब से देगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। समझ में आ गया? ए बॉडी कैन एमिट the radiation according to the 4th power, directly proportional to the 4th power of absolute temperature. स्टीफन, हाँ, कोई भी सरफेस बताएगा तो सरफेस कोएफिशिएंट लिखा होगा, उसकी वैल्यू 0.5, 0.3, 0.2, 0.01 जो भी है दिया होगा। इवन स्टीफन कांस्टेंट भी मिलेगी आपको, रटने की जरूरत नहीं है। कोई भी कंपटीशन ऐसा नहीं है तो आपको कंपेल करता है कि सारे डाटा का वैल्यू याद रखो। ध्यान रखना, नन ऑफ द कंपटीशंस आर टेस्टिंग योर मेमोरी। कोई भी कंपटीशन आपकी मेमोरी टेस्ट नहीं करता, ये टेस्ट करता है आपका नॉलेज और आईक्यू। समझ में आ गया? क्या कह रहे हो? हाँ, आईक्यू टेस्ट करता है। और फिजिक्स इसीलिए रखा होता है पीएमटी के लिए, बात नहीं, फिजिक्स इसीलिए रखा हुआ है कि आपका आईक्यू सही सही वाले बच्चे को लिया जाए। ऐसे नहीं कि एक क्रामिंग, बायो को तो बच्चा क्रामिंग करके भी जा सकता है। बायो में बच्चा कम समझ के भी क्रामिंग करके बहुत क्वेश्चन कर लेगा। ऐसे नहीं है कि बायो में समझना नहीं है, बायो इज ए साइंस और पूरा समझना होता है। हाँ, उसके साथ याद रखना कुछ पड़ता है, क्योंकि नाम आ जाता है ना, बहुत सारी चीजें, टर्म आ जाता है, साइंटिफिक टर्म, वो याद रखना पड़ता है। बट वो क्रामिंग नहीं है। बट आप क्रामिंग करते हो, इसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, कुछ हद तक आप कर सकते हो बायो। ठीक, तो बायो का टेस्ट देने के टाइम में आप बहुत क्वेश्चन क्रामिंग करके भी कर सकते हो। बट क्रामिंग करना नहीं चाहिए, समझना चाहिए और याद रखने की कोशिश करो, नेम्स और टर्म्स, और कुछ नहीं। अदरवाइज इट इज ए कंप्लीट साइंटिफिक प्रोसेस। ठीक है, उसको भी आपको अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए। बट कई बार क्रामिंग करके हो जाता है, केमिस्ट्री में बहुत सारे क्रामिंग करके हो जाता है, फिजिक्स क्रामिंग करने देगा नहीं। वो क्रामिंग से जो क्रामर्स होते हैं उनको रोकने के लिए फिजिक्स रखा हुआ है। नॉन मेडिकल वालों के लिए फिजिक्स किस लिए? दूसरा चीज है फिजिक्स रखने का। आजकल धीरे धीरे क्या हो रहा है, मेडिकल फील्ड हाईटेक हो रहा है। कुछ दिन के बाद तो डॉक्टर भी ऑब्सोल्यूट हो जाएंगे, सॉफ्टवेयर अपना आप कर देगा, डॉक्टर भूल जाएंगे। सीधा सीधा डायग्नोसिस की डाटा दे दो आपको, मतलब डायग्नोसिस भी डॉक्टर नहीं करेंगे, डायग्नोसिस मशीन सारे आगे, ब्लड से लेके, कफ से लेके, ब्रेन से लेके, आपका हार्ट बीट, सब कुछ डायग्नोसिस एक बार आ जाएगा। डाटा फीड कर दो, ऑटोमेटिक ही उसमें प्रेस्क्रिप्शन आ जाएगा। बहुत हद तक हो गया, 80-90% तक हो गया। धीरे धीरे देखो, आज की डेट में जमाना ऐसे ही चल रहा है, हर प्रोफेशनल बेकार होने वाले हैं।
हर प्रोफेशनल एक्सेप्ट एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री जो एक्चुअल ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूशन देता है, लेकिन उसको कोई पूछता नहीं है। लेकिन जमाना ऐसे हो गया, डाटा वाली जमाना हो गया, धीरे धीरे ऐसे हो जाएगा, एवरी पर्सन विल सिट आइडियल, खाली बैठेगा। सिर्फ एमबीबीएस करना है तो डाटा एंट्री सीखनी पड़ेगी, मेडिकल डाटा एंट्री, समझ में आ गया। इंजीनियरिंग करना है तो इंजीनियरिंग डाटा एंट्री करो, बस डाटा एंट्री वाला दिमाग। तो इसलिए और 10-15 साल के अंदर अंदर बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आएगा। मतलब लोग खाली बैठ जाएंगे, बेकार, खाली डाटा एंट्री। पैसा कौन कमाएगा? डाटा जो सोल्ड मतलब बेचेगा, समझ में आ रहा है, डाटा बेचेगा। आजकल तो मतलब तुम कल क्या खाओगे वो डिसाइड करने वाला है डाटा। तुम खाना क्या खाओगे ऑटोमेटिकली, तो मतलब मोबाइल खोलो, आएगा डाटा, क्या खाना चाहिए आपको, किस तरह का भूख है, प्यास लग के भूख हो रहा है, भूख लग के प्यास हो रहा है, समझ में आ रहा है। मतलब एवरीबॉडी, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड। और ये डाटा वाले बहुत कमाते हैं। ये जो फेसबुक फेसबुक ये सारे हैं, उनका कुछ थोड़ी ना है, ये सारे डाटा बेच बेच के खाते हैं। तुम कहां जा रहे हो सबको पता है, आज की डेट में तुम कहां जा रहे हो सबको पता है। सबको मतलब मोबाइल को, आप गए, आप मोबाइल जा रहा है आपका, है, आपका डाटा कैप्चर हो रहा है। चलो एनीवे, मैं टॉपिक बदल जाएगा नहीं तो। सो दिस इज व्हाट द स्टीफेंस लॉ इज। ले बेटा क्लिप ले। वो मेरे मेरे कहने का मतलब हर प्रोफेशनल एब्सोल्यूट हो रहा है, नॉट ओनली डॉक्टर्स, सब एब्सोल्यूट हो रहा है। अब हम क्लर्क बन के रह जाएंगे नहीं पढ़ोगे तो। और थोड़ा सा इससे हटना पड़ेगा, फोन से। फोन उतना ही यूज करना है जितना हमें चाहिए। कोई फेसबुक फेसबुक में ये इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं डाटा नहीं देना है, ऑफ करनी है मोबाइल, समझ में आ गया। तब जाके ये लिंगरिंग करेगा, नहीं तो तुम्हारे बच्चे मोबाइल लेके धरती पे आएंगे, हाथ में मोबाइल पकड़ के, ठीक है, आके कहेंगे बाप को ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब देन कम्स न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अब न्यूटन ऐसे एक आदमी थे साइंस के फील्ड में, हर जगह में। क्या यार, तुम्हें थोड़ा सा सोने में सो लेता, है राइट, न्यूटन थोड़ा सा सो लेते, आराम से आराम कर लेते ना। हर जगह में हाथ लगा रखे हैं, मैकेनिक्स से लेके ऑप्टिक्स तक। हाँ, उसी के माथे पे से सेव गिरा था। तेरे माथे पे सेव एप्पल गिर जाए तू उठा के खा लेगा। ऐसे नहीं कि न्यूटन से पहले कभी एप्पल गिरी ही नहीं थी, गिरती थी लेकिन थे वो सोचने लग गए। खैर, ये चीज पहले गुरुत्वाकर्षण, ये जो अट्रैक्शन है, ये इंडिया में तो पहले था ही, बट इसको पेन एंड पेपर में, हमारा जो गुलामी की वजह से पेन एंड पेपर में आया नहीं, लाने नहीं दिए, नहीं तो ये तो था इंडिया में, अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स था। तो एनीवे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, rate of loss of heat, loss of heat from a body to its surrounding, rate of loss of heat from a body to its surrounding is directly proportional to, directly proportional to the difference
in temperature of the body and its surrounding, provided the difference is small. क्या कहते हैं? Rate of loss of heat from a body to its surrounding is directly proportional to the difference in temperature of the body and its surrounding, provided the difference is small. मतलब कहना उनका क्या है, सपोज मेरे पास ये एक बॉडी है, इसकी टेम्परेचर T केल्विन, मतलब इसकी टेम्परेचर थीटा, और ये सराउंडिंग का टेम्परेचर थीटा नॉट. इनका कहना है dQ/dt रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा नॉट. अब इन दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया तो हीट लॉस नहीं होगा. दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस, मान लो थीटा ज्यादा है इससे, ये सरफेस है थ्रू व्हिच द हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस, इधर से हीट लॉस होगा. हीट लॉस होगा इफ थीटा इज ग्रेटर देन थीटा नॉट, देन हीट लॉस करेगा. इफ थीटा इज लेस देन थीटा नॉट, हीट एब्जॉर्ब करेगा. एम आई राइट? एंड देन हीट ट्रांजिशन विल टेक प्लेस थ्रू दिस सरफेस. एम आई राइट? इसी सरफेस के थ्रू जाएगा. सो dQ/dt, if theta is greater than theta naught, there is heat loss. Means if theta is greater than theta naught, heat is lost. If theta is less than theta naught, heat is absorbed. समझ में आया? ये हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, राइट? अब देखो, मान लो हमारे पास एक बॉडी है, एटमॉस्फेरिक, ये हो गया टेम्परेचर, इट इज वर्सेस टाइम. एट टाइम t इज इक्वल टू 0 बॉडी का टेम्परेचर था थीटा आई. कितना था? थीटा आई. मान लो जैसे पानी गर्म कर लूं, ग्लास में डाल दूं, पानी का टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस, देन थीटा आई इज 90 डिग्री. एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री सेल्सियस, ये एटमॉस्फेयर सराउंडिंग, ये थीटा नॉट हो गया. ग्लास के पानी से हीट बाहर जाएगा तो उसकी टेम्परेचर फॉल होगा, टेम्परेचर घटा. मान लो ये ले लिया मैंने, ये बीकर में, ये ग्लास में पानी ले लिया, इनिशियल टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस है, और इसमें थर्मोमीटर लगा दिया, और थर्मोमीटर में मैं टेम्परेचर मेजर कर रहा हूं. ये थीटा आई, एटमॉस्फेयर की टेम्परेचर थीटा नॉट. ये सरफेस से बाहर ऐसे कर करके हीट बाहर जाएगा, टेम्परेचर इसका फॉल होगा. अब एज पर न्यूटन्स लॉ, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो कुछ भी बोल देता है, टेम्परेचर डिफरेंस, थीटा माइनस डिफरेंस. और ग्रेडियंट में फर्क नहीं है. ग्रेडियंट क्या होता है? अब टेम्परेचर ग्रेडियंट थीटा 1 माइनस थीटा 2 डिवाइड बाई एल. समझ में आया? तो ये टेम्परेचर डिफरेंस है. पहले टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा था तो ज्यादा हीट लॉस होगा, जल्दी जल्दी टेम्परेचर फॉल होगा. जैसे इसके टेम्परेचर फॉल हुआ, ये डिफरेंस, मान लो टेम्परेचर फॉल हो गया, इतनी देर में यहां तक टेम्परेचर आ गया, ये टाइम,
अब टेम्परेचर फॉल होके यहां तक आ गया। अब ये डिफरेंस कम हुआ ज्यादा हुआ? डिफरेंस कम होगा तो कम हीट लॉस होगा। फिर जितना जल्दी टेम्परेचर फॉल हो रहा था उतना जल्दी टेम्परेचर फॉल नहीं होगा। तो उतना ही टेम्परेचर फॉल करने के लिए, इतना ही टेम्परेचर फॉल करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा। देख रहे हो, इतने देर में इतना टेम्परेचर फॉल हुआ, अब ये टाइम ज्यादा लगा, तो ये ग्राफ आपका कैसे जाएगा? बोल दिया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बोल दिया। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्सिस को कट नहीं करता। ये इस टाइप का ग्राफ होगा। इसका नेचर क्या है वो बाद में देखेंगे, जब इसकी कंपटीशन की डेरिवेशन करेंगे हम। एक्सपोनेंशियल कहते हैं ये। एक्सपोनेंशियली फॉल होगा। दिस इज कॉल्ड कूलिंग कर्व। क्या कहते हैं? कूलिंग कर्व। ओके, इसके नीचे तो आना नहीं है, तो उष्ण टेम्परेचर तक पहुंचेगा। अब मेरे को बताओ, पानी गर्म करा हमने, 5 लीटर पानी गर्म किया 90 डिग्री सेल्सियस तक। अब मैंने क्या करा, 5 लीटर पानी गर्म पानी 90 डिग्री सेल्सियस तक एक बकेट में रखा, दूसरे बकेट में 5 लीटर पानी सेम गर्म पानी रखा उतने उसी टाइम। एक बकेट में पहले पानी मिला दिया, दूसरे बकेट में बाद में पानी मिलाया। किसकी टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा? मान लो मेरे को नहाना है, तुम्हें नहाना है, मेरे को नहाना है। तेरे को भी 5 लीटर पानी दे दिया गया उतनी बड़ी बकेट में, मेरे को भी 5 लीटर पानी गर्म पानी दे दिया गया उतनी बड़ी बकेट में, और जो इनिशियल पानी दिए टेम्परेचर दोनों की सेम है। मैंने क्या करा, पहले ठंडा पानी मिला के बकेट को फुल कर दिया। तूने क्या करी, तूने सोची कि भाई ना ना पानी इतने जल्दी ठंडा नहीं करूंगा मैं तो गर्म पानी में नहाना है। फिर तू क्या करे, आधा घंटे के बाद पूरा पानी मिला दिया, बकेट भर दी। अब आधा घंटा हो गया, अब हमें दोनों को नहाने जाना है, तुम उधर जाओगे मैं उधर जाऊंगा। तो वहां पे तेरे वाला पानी ज्यादा गर्म होगा या मेरे वाला पानी ज्यादा गर्म? मेरे वाला पानी ज्यादा गर्म होगा, क्योंकि मैं ठंडा पानी मिला के उसके टेम्परेचर को कर दिया कम। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट कम हो गया, तो हीट लॉस मेरा कम हुआ। पर तुम्हारा वाला पानी में टेम्परेचर ज्यादा है तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ज्यादा होगा, ज्यादा एनर्जी चली जाएगी। हाँ, पानी में उंगली मारोगे तो मेरे पानी से ज्यादा मिलेगा, बट जब पानी मिला दोगे तुम्हारा टेम्परेचर कम हो जाएगा। हमारा इसी बात पे कई बार घर पे लड़ाई हो जाती है। गर्म पानी हो जाती थी, अब तो गीजर लगा है तो दिक्कत नहीं है। क्या होती थी, तो वो क्या करेगी, गर्म पानी रखेगी ना ना पानी मत मिलाओ ठंडा हो जाएगा जल्दी। मैं कह अरे पहले पानी मिला दो ज्यादा गर्म रहेगा, पहले ही पानी मिलाते हो तो ज्यादा गर्म रहेगा। तो कई बार क्या होता है, जानते हुए भी मानना पड़ता है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ भाई तुम सही कह रहे हो, पानी नहीं मिलाते, जैसे भी नहा लेंगे। समझ में आ रहा है? लड़ने से अच्छा है, लड़ने से अच्छा है मानी जाओ, है ना? समझ में आया? हाँ, तो पहले आपको क्या करना चाहिए, गर्म पानी में ठंडा पानी मिला लो, टेम्परेचर डाउन कर लो, टोटल हीट का जो लॉस है वो कम होएगा, उसमें हीट लॉस ज्यादा होएगा, ज्यादा टेम्परेचर होगा तो हीट ज्यादा होएगा। सो दिस टाइप ऑफ कर्व इज कॉल्ड कूलिंग कर्व। एक काम करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं, एम आई राइट? प्रूफ करेंगे, प्रूफ ऑफ, खैर ये प्रूफ तो आना कहीं नहीं है, एक बार हम मैथमेटिकली प्रूफ करके देखते हैं। इतना ही कूलिंग कर्व का ऐसे ही है, एक्सपोनेंशियली डाउनवर्ड जाता है। वो डेरिवेशन भी कर लेंगे एक बार, बट हार्डली दैट कम्स इन एग्जाम, बट फिर भी हम एक बार कर ही लेंगे। ठीक। प्रूफ ऑफ, प्रूफ ऑफ न्यूटन्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। क्या है लॉ?
व्हाट इज द लॉ? डी क्यू बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस थीटा नॉट। मतलब ये हमारा बॉडी है, इसकी टेम्परेचर थीटा, ये सराउंडिंग है, ये सराउंडिंग है, इसकी टेम्परेचर थीटा नॉट। एम आई राइट? अच्छा, स्टीफेंस लॉ क्या कहता है? मेरे को बताओ, स्टीफेंस लॉ हमारा क्या कहता है? स्टीफेंस लॉ से ही डिराइव करेंगे। डी क्यू बाई डी टी पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू एप्सिलॉन सिग्मा टी टू द पावर 4। ये हर बॉडी आपका इतना टेम्परेचर पे इतना हीट लॉस करेगा पर यूनिट एरिया। देन कैन आई राइट डी क्यू बाई डी टी रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट? ये एरिया को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, कितना? ए एप्सिलॉन सिग्मा टी टू द पावर 4। स्टीफेंस लॉ क्या कहता है? ईच एंड एवरी बॉडी above 0 Kelvin is capable of इधर देख, each and every body above 0 Kelvin is capable of emitting heat। इसका मतलब ये भी 0 केल्विन से ज्यादा है, ये भी 0 केल्विन से ज्यादा है, तो इधर से ये हीट लॉस हो रहा है इसी सरफेस के थ्रू, तो एटमॉस्फेयर भी तो हीट लॉस करेगा। कौन सा सरफेस? एटमॉस्फेयर अंदर की तरफ हीट लॉस करेगा। समझ में आ गया? एटमॉस्फेयर अंदर की तरफ हीट लॉस करेगा। इसका मतलब क्या है? बॉडी हीट लॉस कर रहा है, एटमॉस्फेयर उल्टा रीसप्लाई कर रहा है। यही चीज चलता है, असली बात में यही चीज होता है, हमें लगता है अलग। मान लो लॉस ज्यादा हो गया, ये गेन रेड वाला जो मैंने किया, ये गेन से, सो नेट एनर्जी इज लॉस्ट। और इसकी टेम्परेचर ज्यादा है तो रेड वाला ज्यादा हो जाएगा, तो नेट एनर्जी विल बी गेन्ड। मैं बर्फ को रख दूं, ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, हीट लॉस भी करता है, हीट एब्जॉर्ब भी करता है, बट हीट एब्जॉर्ब्ड विल बी मोर देन हीट लॉस्ट, इसलिए उसकी टेम्परेचर बढ़ती है, मेल्ट हो जाएगा, फिर उसकी टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? देन कैन आई राइट डी क्यू, ये जनरल फॉर्मूला हो गया। देन कैन आई राइट डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन सिग्मा टी टू द पावर 4 माइनस टी नॉट टू द पावर 4। टी इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी and this is temperature of the surrounding। कोई दिक्कत? ये केल्विन टेम्परेचर से, ये सेल्सियस स्केल के टेम्परेचर लिख रखे हम। एम आई राइट? समझ में आया? देन एक काम करते हैं, टी नॉट को, टी नॉट इज द टेम्परेचर ऑफ, टी नॉट टू द पावर 4 कॉमन ले लो, ए एप्सिलॉन सिग्मा टी नॉट टू द पावर 4, इट इज द केल्विन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। कितना हो जाएगा ये? टी टू द पावर, टी डिवाइडेड बाई टी नॉट होल टू द पावर 4 माइनस 1। कोई दिक्कत? -1 है, ठीक। एंड दैट इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन सिग्मा टी नॉट टू द पावर 4 थीटा प्लस 273। एम आई राइट? ये हो जाएगा आपका थीटा नॉट प्लस, एक काम करते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है?
टी आपका कितना है बच्चे? टी इज इक्वल टू थीटा प्लस 273 एंड टी नॉट इज इक्वल टू थीटा नॉट प्लस 273 and t minus t naught will be equal to say delta t, that is equal to delta theta. Am I right? delta t, अब दोनों को डेल्टा थीटा दैट इज इक्वल टू थीटा माइनस थीटा नॉट. भाई केल्विन टेम्परेचर की डिफरेंस सेल्सियस स्केल की टेम्परेचर की डिफरेंस सेम है. टी माइनस टी नॉट इज इक्वल टू थीटा माइनस theta naught. So that is equal to delta theta. Am I right? Then can I write it t is equal to t naught plus delta theta? देख रहे हो? डेल्टा t और डेल्टा थीटा ये सेम है. Then t is equal to t naught plus delta theta. Am I right? So can I write that is equal to t naught plus delta theta divided by t naught whole to the power 4 minus 1. कोई डाउट? That is equal to a epsilon sigma t naught to the power 4 1 plus delta theta by t naught whole to the power 4 minus 1 है. देन ये क्या हो जाएगा बच्चे? a epsilon sigma t naught to the power 4 1 plus 4 delta theta divided by t naught minus 1. Am I right? क्या करा? क्या करा मैंने? बाइनोमियल थ्योरम यूज करा. I have used 1 plus x whole to the power n is equal to 1 plus nx. एक चीज बताओ, बाइनोमियल थ्योरम तब भी यूज कर सकते हैं जब क्या बाइनोमियल थ्योरम है? 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स. यही है ना? ये कब यूज करेंगे? जब x बहुत छोटा हो. मतलब ये डेल्टा थीटा बाई टी नॉट शुड बी स्मॉल, मतलब डेल्टा थीटा इज स्मॉल. आपको पता है ना न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में लिखा हुआ है, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्मॉल टेम्परेचर. मतलब टी नॉट की कंपैरिजन में ये डिफरेंस कम हो. देन ये 1 1 कट गया. अब ये कितना हो गया? 4 आ गया. ए एप्सिलॉन सिग्मा टी नॉट टू द पावर 3, ये टी नॉट टू द पावर 4 नीचे एक टी नॉट इंटू डेल्टा थीटा एंड दिस इज ए कांस्टेंट. कैन आई राइट दिस इंप्लाइज दैट dq by dt is directly proportional to delta theta, means theta minus theta naught. Newton's law of cooling is proved. Newton's law of cooling. अब ये कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? एरिया का नेचर कैसा है? एरिया कितना है? एरिया का नेचर कैसा है? स्टीव ये तो कांस्टेंट है. एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कितना है? मोर इज द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, हायर विल बी दिस कांस्टेंट. गेटिंग माय पॉइंट? सो dq by dt is equal to 4a epsilon sigma t naught to the power 3 into theta minus theta naught. This implies that dq by dt is equal to constant into theta minus theta naught. Here this constant is equal to 4a epsilon sigma Am I right? ये कांस्टेंट हमेशा के लिए कांस्टेंट नहीं है. ये कांस्टेंट का वैल्यू बॉडी का एटमॉस्फेरिक के टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है. अब सपोज पूछा जाए एक बॉडी का टेम्परेचर, मेरे बात सुनो, कुछ मत लिखो. अब एक बॉडी का टेम्परेचर 90 डिग्री, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 20,
देख रहे हो ना, एक बॉडी का टेम्परेचर 90, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 20। एक बॉडी का टेम्परेचर 120 मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 30। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है इसमें? किस में रेट ऑफ हीट लॉस ज्यादा होगा? मोर इज द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, हायर विल बी द हीट लॉस, क्योंकि के का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा है। बाय कीपिंग द टेम्परेचर डिफरेंस सेम, टेम्परेचर डिफरेंस बॉडी और सराउंडिंग की सेम हो, इफ द सराउंडिंग टेम्परेचर इज मोर विल बी द हीट लॉस, मोर विल बी द वैल्यू ऑफ के। ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही आती है, आप समझ नहीं पाओगे, टेम्परेचर डिफरेंस तो सेम है, ये तो क्या लिखा हुआ है, कैसे होगा? पता नहीं क्वेश्चन क्या पूछा है। समझ में आ गया? यहीं से आती है, जो क्वेश्चन आता है इंटरनल आता है, इसलिए डेरिवेशन करके दिखाना पड़ता है। इंटरनली आती है, मीन्स बाय कीपिंग, नोट करना, बाय कीपिंग टेम्परेचर डिफरेंस किस किस के बीच में? बॉडी एंड सराउंडिंग, इन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस सपोज हम सेम करते हैं, मोर इज द हायर, मोर ना लिख के हायर इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, हायर इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, larger will be the heat loss, ठीक। बाय कीपिंग, बट टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, तो ये मत सोचना कि टेम्परेचर डिफरेंस सेम है बॉडी और सराउंडिंग का तो उतना ही हीट लॉस होता होगा, ना ना, ये कांस्टेंट का वैल्यू बदल जाता है। सो हायर इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, लार्जर विल बी द हीट लॉस, because higher is the high, because higher is the value of k, that is equal to 4a epsilon sigma t naught to the power 3। ओके, टी नॉट ज्यादा हो जाएगा, टी नॉट टू द पावर 3 है, am I right? मतलब कूलिंग कौन ज्यादा करेगा, इसमें कूलिंग ज्यादा होगा या इसमें कूलिंग ज्यादा होगा? दूसरे वाले में कूलिंग ज्यादा होगा, am I right? दोनों की टेम्परेचर डिफरेंस सेम है। ले बेटा क्लिप, क्या करें? चलो ठीक है, आज इतना करते हैं, कल पूरा हो जाएगा ये।